हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज जून 16 और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ड्यू टू टेक्निकल इशू मैं इसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-3 दिन से। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा, दोबारा से एक अच्छी फ्रेम वाली वीडियो आएगी, लेकिन तब तक इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है 17 ऑपोजिशन पार्टीज टू फील्ड अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ना यार ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो ओपोजिशन पार्टीज है वो इकट्ठी हैं या फिर बातों में इकट्ठी हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट भी ओपोजिशन पार्टी का आ जाता है तो जो बिल्स हैं उनको पास करवाना थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है बिल को पास करवाना, क्योंकि एक बार तो वो क्या कर सकते हैं, दोबारा से भेज सकते हैं कि भाई मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप दोबारा से इसको चेक करो। ऑल दो कि अगर वो दोबारा से पास कर देंगे, है ना, और सेम बिल हो या फिर कुछ चेंज हो तो उनको पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस है जो वो रुक जाएगा। तो इस वे से अगर हम बात करें तो ओपोजिशन पार्टीज़ कितने अच्छे वे से काम करती हैं आगे के लिए, वो हमें पता चलेगा इन नियर फ्यूचर। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो कि आपने बताना है इसको। Who participates in the presidential election? Number 1 है elected members of both houses of parliament. Number 2 elected and nominated members of the state legislative assembly. Number 3 है members of all union territories and number 4 all of the above. आपने बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये हमने डिस्कस भी किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे वे से इसको बताना है कि कौन पार्टिसिपेट करता है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ईडी समन्स राहुल अगेन। देखिए, यहाँ पे राहुल या फिर उनको दोबारा से बुलाया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, ईडी के बारे में, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। इसमें 4 एक्ट में उनको पावर दी जाती है, 2 मेन एक्ट है। ठीक है जी, वो जो 4 एक्ट हैं आप कई बार बता भी चुके हो, अगर किसी का दिल किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से 4 एक्ट्स के अंदर जो ईडी है उसको पावर मिलती है। ठीक है, इसको आपने अच्छे वे से देखना है और याद रखना है। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है और ईडी का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो भी किससे रिलेटेड रहेगा, GS2 और GS3 से रिलेटेड रहता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई बंदा क्वेश्चन करता है, अगर सपोज कर लो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें उन्होंने क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करने के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्वेश्चन करने के बाद में जो मेनली अगर हम देखा जाए, मेनली अगर ये देखा जाए कि कौन बंदा यहाँ पे, जैसे सपोज कर लो NCLT का कोई डिसीज़न अच्छा नहीं लगा, किसी को NCLT का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा या फिर CCI का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछा था इसी के रिगार्डिंग नहीं है लेकिन थोड़ा अलग है कि CCI का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा, NCLT का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा, तो वो अप्रोच किसको कर सकते हैं। कई बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने नहीं बताया, वो अप्रोच कर सकते हैं NCLAT को। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि एक नई जो स्कीम है वो लॉन्च हुई है और वो स्कीम में क्या बताया जा रहा था कि उसका नाम है अग्निपथ स्कीम, है ना। अग्निपथ जो स्कीम है उसके बारे में हमने जानकारी भी ली थी कि किस वे से जो अग्निपथ स्कीम है वो काम करेगी। लेकिन उस स्कीम में क्या है कि कई जो चीज़ें हैं वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल लगा लो या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, और उन चीज़ों में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा पॉइंट, कि वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ रेजिंग प्रोफेशनल आर्मी, आप जो आर्मी हो वो क्या बनाना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बोला ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर विद नो अदर प्रोस्पेक्ट आफ्टर 3 और 5 ईयर्स बट टू सर्व प्राइवेट मिलिटास, मतलब उनको प्राइवेट ही बाद में जॉब करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो कहते हैं ठीक है कि हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ एंटी नेशनल स्कीम, और वी कैन से सरकार ने ये बोला है उनके बाद में जब इनकी जॉब प्रोफाइल ये ख़त्म हो जाएगी 21 ईयर्स के बाद में, उनको कुछ एक ना हेल्प मिलेगी दूसरी जॉब्स को करने में, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, और कहाँ पे मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी। अभी रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने बोला है CAPF में मिलेंगी, ठीक है, लेकिन वो रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं आया, इस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, इंडिया अ ग्लोबल सिक्योरिटी पावर, ये चीज़ किसने बोली है, US टॉप डिप्लोमेट ने।
यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है हमने कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ये चीज़ हमारी GS2 से रिलेटेड है। उन्होंने बोला कि यार जो इंडिया है आज की डेट में नॉट ओनली फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन बट वो एक एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी पावर है, ठीक है, जिसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। USA बोल रहा है और मतलब बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम उसको और इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि वो अच्छे वे से काम कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इट विल बी रिलेटेड टू एडिटोरियल, ठीक है। तो एडिटोरियल जो आज इंपॉर्टेंट आया है, पहला जो एडिटोरियल है इट इज़ रिलेटेड टू बुलडोज़र ऑन दी लूज। देखिए यहाँ पे ना बड़े अच्छे वे से इसको समझते हैं। ये GS2 से रिलेटेड है, ठीक है, पहली चीज़, और किस तरह से रूल ऑफ लॉ को आप चैलेंज कर रहे हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, वो रेट्रीब्यूशन या फिर कलेक्टिव पनिशमेंट देने की बात कर रहा है एट दी टारगेटेड मुस्लिम्स। एक बंदा था जिसका नाम है जावेद मोहम्मद, थानी है, और ये जावेद मोहम्मद का जो घर है उसको क्या किया गया कि उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उसने जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब जब वो तोड़ने के लिए आए तो उसको पूछा गया कि आप क्यों तोड़ रहे, तो उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अगर कोई भी घर इलीगल है उसको तोड़ना है, आपने इलीगल बिल्डिंग है उसको तोड़ना है, डिमोलिश करना चाहते हो, उसके लिए कुछ प्रोविज़न्स रहती हैं। उन प्रोविज़न्स को नकारते हुए मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने ये नहीं देखा क्या प्रोविज़न है, उसने देखा कि इसको बस तोड़ना है। और वो घर था उसकी वाइफ के नाम पे, लेकिन जो नोटिस है वो किसी और को पकड़ा के चले जाते हैं। लेकिन ये रूल है कि जिसके नाम पे वो घर है उसी को नोटिस पकड़ाना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ वेल नोन दैट रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ड्यू प्रोसेस तो उन्होंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया। ऑफिशियल ने क्लेम किया दैट द नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन मिस्टर मोहम्मद बेस्ड ऑन द लोकल इंक्वायरीज। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो रियल ओनर है आपने उसको नोटिस नहीं दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। सो यहाँ पे एक एस्टेब्लिश होती जा रही है चीज़ कि भाई जो बिल्डिंग्स है बिलोंगिंग टू दोज हुज नेम्स आर लिंक्ड विद और विदाउट एविडेंस टू रेड्स और प्रोटेस्ट आर चोजन फॉर दी डिमोलिशन, ठीक है। तो डिमोलिश वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेदर द कोर्ट एक्ट्स और नोट, यहाँ पे एक लिटिल डाउट है जी कि जो डिमोलिशन है इट इज़ अमाउंट टू एन अब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ, और इनहेरेंटली ये इलीगल है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस और प्रोपोर्शनैलिटी। ये आर्टिकल अच्छा है, ये आप ये वाली चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो अगर आप किसी भी वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में इसको यूज़ करना चाहते हो, नॉट वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। विंडफॉल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, IPL की बात की गई है, अगर इसमें कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं कि BCCI के पास इतना जो पैसा आता है उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए और विमेन जो क्रिकेट है उसको और भी आगे लेके जाना चाहिए। यहाँ पे बात है श्रीलंकन क्राइसिस की, अ विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल भी हमारा GS2 से रिलेटेड है और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो कि आप लिख के मुझे भेज सकते हो। क्वेश्चन क्या है? डिस्पाइट ऑफ डीप टाइज इंडिया एंड श्रीलंका have seen some unpleasantness in bilateral relations in contemporary times discuss। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप टाइज है लेकिन जो इंडिया और श्रीलंका है उसमें अनप्लेजेंटनेस जो बायलेटरल रिलेशंस है वो हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं ये है क्या चीज़। पहली चीज़ जो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस है उसमें कुछ कॉमनैलिटी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ईजी फिट हो जाता है चेन्नई और केरला विदाउट अ प्रॉब्लम, पीपल इन साउथ इंडिया कैन फिट इन हेयर। सो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा कुछ बोला भी जा रहा है कि भी इंडिया और साउथ इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है। 2003 में पहले जो इंडिया श्रीलंका सब रीजन है उसको बोला गया था कि सिंगल मार्केट हम बना सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि जो सदर्न स्टेट्स हैं पॉपुलेशन 250 मिलियन है, उनकी जो GDP है नियरली $450 बिलियन है, और अगर श्रीलंका को भी मिला दिया जाए वो कुछ $500 बिलियन हो जाएगी और पॉपुलेशन 270 मिलियन। तो ये एक अच्छे वे से काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया एज आ पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे श्रीलंका को पैसे देने की कोशिश की है, मतलब एक रिलीफ देने की कोशिश की है, एड देने की कोशिश की है, जिसको हम बोल रहे हैं एज आ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, जिसमें श्रीलंका फूड हेल्थ एनर्जी सिक्योरिटी बाय सप्लाइंग इट्स एसेंशियल आइटम्स फूड मेडिसिन फ्यूल एंड केरोसिन। यहाँ पे पहली चीज़ ये। नंबर 2 एड फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट है जो शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया ने प्रोवाइड किया है $55 मिलियन का, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें ये $55 मिलियन से होगा क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरिया ताकि वो पैडी क्रॉप कर पाएँ इन दी ऑनगोइंग याला सीजन,
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो तमिलनाडु उसने सोचा है कि मैं 123 करोड़ की एड इनको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 40,000 टन्स ऑफ राइस रहेगा, 137 टाइप्स ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स और 500 टन्स ऑफ मिल्क पाउडर रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ अच्छी चीज़ों मतलब कुछ अलग चीज़ों की, कि जहाँ पे बैगेज ऑफ हिस्ट्री एज अ हर्डल कहाँ पे आती है, सम सेक्शंस ऑफ द सिन्हालीज, जो सिन्हालीज कम्युनिटी है श्रीलंका की, वो आज भी ये मानती है कि जो इंडिया है वो उसके लिए थ्रेट है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो इंडियन जो हमारे रूलर थे, उन्होंने भी अटैक किया था उस टाइम पे, और इन्वेड करके सिन्हाला जो किंग है मतलब उनको क्या कर दिया था वहाँ पे, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वजह से वो थोड़े बहुत डर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसी तरह से कुछ, जब ये राजापक्सा जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है श्रीलंका में, तो उन्होंने भी जब ये वो आए पावर में, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या की थी, इंडिया, जापान और श्रीलंका का एक ज्वाइंट एफर्ट चल रहा था, मतलब एक ज्वाइंट प्रपोजल चल रहा था, उसको बंद किया। ठीक है, पहली चीज़। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने और क्या किया कि अनदर प्रोजेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन एनटीपीसी लिमिटेड एंड सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कैंसल्ड जस्ट व्हेन बिड्स वर टू बी फ्लोटेड। ये भी उन्होंने कैंसिल करवाया था। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि रिलेशंस कुछ ना कुछ तो हर्डल्स आती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, और लास्टली अगर हम वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन की बात करें, इंडियाज़ इंटरेस्ट वुड बी आल्सो बी सर्व्ड बाय डेवलपिंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द श्रीलंका, स्पेशली कौन से वाला, ये त्रिनकोमाली बातिकालोआ जो बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है टूरिज़्म का, कमर्स का, ट्रेड और इंडस्ट्री का। ये जो सी रूट्स हैं हम अगेन यूज़ कर सकते हैं कौन से वाले, थूथुकोडी कोलंबो या फिर रामेश्वरम तलाई मनार वाले। तो ये जो और जो चीज़ है, एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ सेक्शंस ऑफ द सिन्हालीज मेजॉरिटी अबाउट इंडिया बीइंग अ थ्रेट कैन बी डिस्पेल्ड ओनली बाय फैसिलिटेटिंग ग्रेटर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। ठीक है, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट काफ़ी लोग हैं, तो बुद्धिस्ट वाला जो मेन है वो तो हमारे यहाँ पे है सेंटर, उनकी ये जो मीटिंग्स करवाई जाएँ, यहाँ पे लाया जाए, तो उससे जो ये चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती या फिर ठीक होती नज़र आएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, ये एक डेटा है रिगार्डिंग दी पोस्ट वार ऑयल एक्सपोर्ट, जो इंडिया और चाइना है उसने हेल्प किया लिफ्ट रशियाज पोस्ट वॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स इन 2022 डिस्पाइट सीवियर सैंक्शन। जो रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है हैव बीन हायर देन 2021 लेवल्स, while the European countries have continued to source their oil from Russia at levels recorded in 2021. ठीक है, exports were markedly higher to non-European, non-G7 countries such as India. In just past 4 months, India has imported from Russia more than half of value of crude oil it did in the past 5 years put together. इतना ज़्यादा हमने जो ऑयल है एक्सपोर्ट है वो रशिया से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। दी फ्रेजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ठीक है, जो न्यूक्लियर है उसकी कितनी डिसआर्ममेंट हो रही है, कितनी चीज़ नहीं हो रही, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है सिप्री के बारे में। सिप्री के जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि कितना कौन सी कंट्री डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना नहीं कर रही, उसके बारे में बताती है। जो सिप्री है उसने बोला है कि भाई जो चीफ कॉज है वो क्या है, कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड टू राइज है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। व्हाट हैव बीन दी ट्रेंड्स इन दी मिलिट्री स्पेंडिंग। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग 2012-21, ठीक है, जो मिलिट्री स्पेंडिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो लार्जली स्टेबल है। रशिया ने चार्ज लिया इन दी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेंट्री 5977 है और यूएस की 5428 है। अगर हम बात करें, हाउएवर इट इज़ यूएस दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिप्लॉयड वॉरहेड्स 1744 अगेंस्ट रशियाज 1588, मतलब वो रख के बैठा लेकिन ये डिप्लॉय करके बैठा है। यूके के पास 255 है, फ्रांस के पास 290 है, चाइना के पास 350 और इंडिया के पास 160 और पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो चाइनाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और अपवर्ड ट्रेंड है न्यूक्लियर वेपन्स में, अपवर्ड ट्रेंड है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, वाइल द थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हेल्ड बाय द यूएस डू नॉट सीम टू अट्रैक्ट अ सिमिलर लेवल ऑफ अटेंशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर चाइना कोई भी छोटा सा स्टेप लेता है उसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन अगर यूएस करे तो उसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। तो ये जो ईयर बुक है उसने हाईलाइट किया, इंडिया इज़ द बीइंग द टॉप वेपन इंपोर्टेड ड्यूरिंग दी 2017-21। ये टाइम पीरियड में इंडिया टॉप की कंट्री रहा जिसने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं वेपन्स। फिर उसके बाद में, इंडिया के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करके सऊदी, इजिप्ट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, इजिप्ट, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। अकॉर्डिंग टू सिप्री ये जो 5 नेशन स्टेट्स हैं अकाउंट फॉर 38% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है।
अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाट आर द की डेवलपमेंट कंसर्न्स फ्लैग्ड बाय द एयर ग्रुप, उन्होंने बस यही बोला है कि चाइनीज़ अमेरिकन ये जो राइवलरी है वो हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एंड द चैलेंजेस दैट क्लाइमेटिक एंड वेल्थ वेदर हैजार्ड्स पोज्ड इट। ठीक है, सो ये जो मार्जिनल डाउनसाइजिंग ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियर आर्सेनल हैज़ कम मोस्टली फ्रॉम द यूएस एंड रशिया डिसमेंटलिंग रिटायर्ड वॉरहेड्स। ठीक है, बट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ओके, सो हैज़ ईरान इन्फ्लेटेड इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो ईरान है उसने किया क्योंकि उसके जकोपा के वो बहुत ज़्यादा सेंक्शंस यहाँ पे लगे हुए थे। वो सेंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। उन सेंक्शंस के बारे में ये पता चलता है इट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट ईरान्स मिलिट्री बजट ग्रू टू $24.6 बिलियन, growing for the first time in the 4 years। ठीक है, तो however some analysts believe that सिप्री हैज़ over the year overstated ईरान मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके ऊपर सेंक्शंस बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बोली जा रही है। लास्टली एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपोजिशन मतलब वुड बी नीडेड टू चेक कीप दी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दी चेक, कि कितने की न्यूक्लियर वेपन्स को आप यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज ये जो चीज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी अजीत डोवाल अटेंड्स मीटिंग होस्टेड बाय द चाइना। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल अटेंडेड अ वर्चुअल ब्रिक्स मीटिंग। ठीक है, और यहाँ पे वो स्ट्रेंथन कर रहे थे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इन 5 नेशन ग्रुपिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आपने यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने एक क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया हुआ है, और वो जो बैंक है ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है, पहली चीज़ ये बतानी है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ब्रिक्स के बैंक का नेम, बैंक नेम बताना है रजे आपने। और नंबर 2, अगर ये बैंक नेम का नाम आपको पता है ये कौन सी डेक्लारेशन से बना था, बस ये बताने हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन बताने हैं आपने। एक तो आपने बताना है प्रेसिडेंट इलेक्शन वाला, फिर उसके बाद में जो मेंस का क्वेश्चन दिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, उसको भी प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा। और ये चीज़ बतानी है कौन सा बैंक है जो ब्रिक्स का है, और ये जो बैंक है वो कौन सी डेक्लारेशन से बना था। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो अग्निवीर्स टू गेट प्रायोरिटी इन दी CAPF रिक्रूटमेंट, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वो बाद में क्या करेंगे, प्राइवेट लोगों में काम करेंगे, तो वो नहीं होगा। इस तरह से ये लोग जो हैं वो काम कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एडिक्वेट फ्यूल स्टॉक्स अवेलेबल ऑयल फर्म्स। कुछ मिस गाइड करने के लिए एक न्यूज़ वायरल हो रही थी जिसमें बोला जा रहा था कि जो फ्यूल स्टॉक्स है वो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन ऑयल फर्म्स ने बोला उनके पास प्रॉपर फ्यूल स्टॉक्स है, कोई घबराने वाली या इस तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये एक प्रपोजल है, जब ये पास हो जाएगा इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये GS3 से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से हमारे रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें नर्सिंग डिग्री विद एड ऑन आयुर्वेदा सून, India is all set to unveil its first integrated Ayurveda nursing degree as an add-on to allopathy और conventional nursing program। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही है, ये प्रपोजल है, जब पास हो जाएगा उसको ग्रेटर वे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्टली यहाँ पे जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एडवाइस किया सिटीज़न को कि भाई जो चाय है वो कम पियो, उससे होगा क्या, जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कहते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से वो चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस चल रहे हैं और फॉरेक्स रिजर्व के क्राइसिस है, इस वजह से ये चीज़ की बोली जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है रिलेटेड टू GS3 इकॉनमी। यहाँ पे GS3 इकॉनमी में क्या क्या चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। ट्रेड गैप वाइडन्स एज इम्पोर्ट्स सर्ज 63%, जो इम्पोर्ट है वो बढ़ चुकी है यहाँ पे, मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारी वो नेगेटिव में हमें जाती दिखाई दे रही है। आप लोगों ने ये बताना है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कौन से अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, आपने ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ये चीज़ बतानी है करंट अकाउंट में आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या कैपिटल अकाउंट में, राइट। फिर उसके बाद में US फेड रेजिस रेट बाय 75 BPS टू टेम इन्फ्लेशन। चलो ये भी आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एक दिन डिस्कस किया था हमने। अगर किसी को नहीं समझ में आया था कि क्यों ये इंक्रीज़ किया और इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके लिए अलग से टॉपिक बनाया जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन बताना है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस डिस्कशन कि अगर इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ कर दी, तो जो इंडियन मार्केट में FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ होएगी, वो इंक्रीज़ होएगी या फिर डिक्रीज़ होएगी, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। अगर USA का फेडरल रिजर्व पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पे जो FPI है वो डिक्रीज़ होएगी या इंक्रीज़ होएगी, ये आपने लास्ट क्वेश्चन बताना है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। और जो आप इस हफ्ते वीडियो देख रहे हो, बिकॉज आई नो कि मोबाइल पे रिकॉर्ड करके उतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 दिन की बात है, आप थोड़ा सा मैनेज करो इसको एक प्रॉपर वे में। मतलब जैसे पहले आती थी एक अच्छे लेवल की कि जिसमें फ्रेम अच्छा रहता था, वो हम दोबारा से डालनी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।